आप सभी को टॉक टू लाइफ में स्वागत है। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि श्री नसीम हुसैन साहब, जो कांग्रेस के युवा अध्यक्ष हैं। आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपके जीवनी, आपकी संघर्ष, आपकी समाज में योग्यताएं, उसके बारे में आपसे बात करना। जैसे आपका पढ़ाई कहाँ से हुआ, जैसे आपने जन्म कहाँ लिए, इसके बारे में थोड़ा हम लोगों को जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी एक माध्यम परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे किसी बड़े रईस खानदान से और हमारे वालिद साहब उनका नाम मोहम्मद रफीक हुसैन और मेरा पूरा नाम मोहम्मद हुसैन हुसैन। मैं छात्र कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ और मैंने अपनी पढ़ाई न्यू कॉन्वेंट स्कूल, अपनी प्राथमिक विद्यालय न्यू कॉन्वेंट स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद मैं MLG हाई स्कूल से मैंने अपना 10th किया। उसके बाद मैं ISC इंग्लिश मीडियम से फिर मैं यहाँ से आप ग्रेजुएशन मतलब आप बीटेक की? हाँ, बैचलर ऑफ मैकेनिकल ब्रांच था। मैकेनिकल ब्रांच तो कहाँ से आपने की? ये मेरा भोपाल से राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय से। तो आपने कोई कंपटीशन फेस किए थे उसमें? नहीं, कोई रुचि भी नहीं थी और शुरू से मेरा शौक था कि मतलब मुझे इंजीनियर बनना है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे मतलब कि हम अपना छाप छोड़ जाए, तो उस समय थोड़ी समस्याएं भी थी। और जैसे आपने ग्रेजुएशन यानी बीटेक आपने भोपाल से किया, उसके बाद आप कोई कहीं जॉब किए या कोई दूसरा फील्ड में आप? मुझे फिर दोबारा कोई जॉब नहीं किया, कोई समस्याएं आ गई थी घर की। और जब पारिवारिक समस्या आता है तो इंसान कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो मेरे साथ भी वैसा हुआ, जबकि मुझे आके घर में सहयोग करना पड़ा, भाई किया लोगों की, और घर के बिजनेस में भी थोड़ा सा सहयोग करने लगा। और यहाँ आने के बाद मैं जॉब करने के लिए सोचा नहीं, बट घर की समस्याओं के कारण मैं बाहर जा नहीं पाया। और मेरा आगे भी सोच था कि बीटेक की डिग्री भी मैं वहाँ से नहीं उठा पाया, समस्याओं में फंस गया। फिर मैं मतलब छात्र कांग्रेस में कुछ लोगों से मुलाकात की, मेरी रुचि जगी और NSY ज्वाइन किया। और NSY से मैं राजनीति शुरू किया। मैं कॉलेज अध्यक्ष NSY का बना और चुनाव नहीं हो पाई कॉलेज का, तो चुनाव नहीं कर पाया। NSY का कॉलेज से अध्यक्ष रहा। फिर मैं देवघर जिला NSY का कार्यकारी अध्यक्ष बना। उसके बाद मैं देवघर NSY का जिला अध्यक्ष बना। तो दूसरे टाइम अभी देवघर जिला का अध्यक्ष बना। यानी आपने जैसे युवा अध्यक्ष छात्र कांग्रेस का, तो आपका जैसे मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग करने के बाद आप डायरेक्ट इसमें आ गए, तो वैसा क्या आपने देखे हैं या आपका क्या रुचि कैसे बन गया? देखिए, लाइफ में सब कुछ डिपेंड परिस्थिति के ऊपर करता है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ ऐसी परिस्थिति हुई थी कि मुझे घर से बाहर रहना संभव नहीं लग रहा था। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं यहाँ आ गया। उसके बाद में फिर पुनः कभी जाने का प्रयास भी नहीं किया। और यहाँ आने के बाद समाज में कुछ ऐसी त्रुटियाँ हैं जो मुझे दिखी, जबकि राजनीति में आने का कोई शौक़ नहीं था। शुरू से मुझे पढ़ने का बहुत अधिक शौक़ था और शुरू से पढ़ाई में बहुत रुचि रहती थी। मैं स्टैंडर्ड 1 से लेकर 5 तक, मैं नर्सरी LKG UKG ये सब में तो मैं थोड़ा वीक था। 1 से लेकर 5 तक मैं सदैव अपने मिडिल स्कूल में जिससे मैं पढ़ाई करता था, मैं हमेशा फर्स्ट डिवीजन आता था, क्योंकि रुचि थी हमारी पढ़ाई में। उसके बाद जवाहर नवोदय एग्ज़ाम परीक्षा के लिए भी जो रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक होता है, सिलेक्शन होता है, उनमें भी हमारा सिलेक्शन हुआ। मैंने नवोदय का भी परीक्षा किया था। इस प्रकार से मतलब बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन परिवार से भी मिलता था और पढ़ाई के प्रति बहुत सहयोग भी था और बहुत अधिक मैंने प्रयास भी किया था। और बिल्कुल उसी परिवार के सहयोग से ही आज मैं मतलब जो पढ़ाई कर पाया। और फिर राजनीति के क्षेत्र में जो रुचि हमारी आई, मैंने आपको बताया कि समाज की जो त्रुटियाँ मैं देख रहा था, जो हो रही थी वो नहीं होना चाहिए, और उसको दूर करने का एकमात्र रास्ता मुझे राजनीति थी। क्योंकि जब आपके पास
मैं मान लीजिए कि मैं साधारण एक इंजीनियर बन गया, मैं समाज की बुराइयों को नहीं कर नहीं पाता कर जो हमारा पाता। सोच था। मेरा मेरा उद्देश्य ये था कि बस मुझे सिमट के नहीं रह जाना, मुझे सिर्फ अपना और अपने परिवार का नहीं देखना। कहीं ना कहीं समाज से और सामाजिक कार्यों से मेरा बचपन से लगाव रहा, बचपन से लगाव रहा था, जिसके कारण मैं राजनीति में जुड़ा और उसी के कारण आज मैं ब्लड डोनेशन फाउंडेशन भी चलाता हूँ। ब्लड डोनेशन फाउंडेशन आप चलाते हैं? बिल्कुल। और तो लगभग ये आप कहाँ चलाते हैं, देवघर, पूरा देवघर के लिए या? ये मतलब पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के चलता है। बाकी देवघर में तो रक्त अधिकोष है, वहाँ ब्लड बैंक ब्लड है, बैंक बट वहाँ भी ज़रूरत पड़े हमारी मतलब एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई दूसरा फाउंडेशन है तो उससे अपना लगाव है, तो हमको उसका कोई पेशेंट को जरूरत पड़ता है नहीं आगे से हमारे पेशेंट को सहयोग करते हैं। यहाँ कहीं भी ज़रूरत हो पूरे झारखंड में तो हमको सहयोग से मिल जाता है। यानी आप आपसे कैसे कांटेक्ट करता है लोग, जैसे मतलब हमारा फाउंडेशन है, उसमें लगभग 100-150 मेंबर हैं, 100-150 लोग हमसे जुड़े होते हैं, कभी भी रक्त दान के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी अगर कॉल किया, संपर्क किया तो क्या पेपर व कुछ ऐसा कुछ तो नहीं है? कुछ नहीं, निःशुल्क हम सेवा देने का प्रयास करते हैं। यानी आपका जो फाउंडेशन है वो समाज को निःशुल्क सेवा देते हैं आप। जी जी। बहुत अच्छी बात है। आपको जैसे आपने जैसे बताया समाज में, मैंने समाज की कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो राजनीतिक में है, तो आपका कौन सा चीज़ आपको नज़र आया, कौन सा सबसे ज़्यादा कमजोरी नज़र आई जो आप इस चीज़ में पूरे पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा देखा जाता है तो लोगों का नज़रिया भी बहुत बड़ा निकलता है, तो आप क्या सोचें, देखिए क्या देखते हैं आप? पॉलिटिक्स दलदल नहीं है, पॉलिटिक्स को कुछ लोग दलदल बनाते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी काम गलत नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। हम कोई अधिकारी बन जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा करप्शन करने लगते हैं तो हम तो दलदल उसको बनाते हैं। अगर ईमानदारी पूर्वक हम कोई भी काम करें तो वो काम अच्छे से होता है और आपका नाम होगा। मैं बस एक बात बता देता हूँ, महज एक शेर कह देता हूँ कि वो खुशनसीब है जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिला है। तो इंस्पिरेशन के लिए मेरी ज़िंदगी में बस एक ये शेर है जो मुझे इंस्पायर करती है कि वो खुशनसीब है जिनकी वफ़ात पर ताबीज़, वफ़ात मीन्स मौत होता है, वैसे लोग जो मर जाते हैं फिर भी उनके चर्चे होते हैं। इसका अर्थ कि वो खुशनसीब है जिनकी वफ़ात पर ताबीश और सभी शरीक रहे उसके गम बहाने में, और जो हो सके तो जियो इस तरह जहान में तुम कि मर भी जाओ तो जिंदा रहो जाओ। तो बस इसी मोटिव के साथ समाज में अपना बहुमूल्य योगदान जो भी हो सकता है मैं टूटा फूटा पेश करने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन के माध्यम से हो या किसी को किसी प्रकार की समस्या हो, मतलब अस्पताल में किसी प्रकार की समस्या तो हमारा जो लगा जहाँ तक होता है सहयोग करता हूँ, या फिर किसी प्रकार का आपस में बहुत सामाजिक जो 3, 4, 5 में। देखिए मैं आपकी बात आपको बता देता हूँ, लोग नेता बनते नहीं हैं। आप चाहिएगा कि हम पॉलिटिशियन बन जाए, नेता बन जाए, नहीं, नेता आपको लोग बनाता है। सबसे बड़ी बात है कि मतलब हम पॉलिटिकल कितना भी मीटिंग कर लें वो हम खुद के लिए कर लें, जनता के लिए और लोगों के लिए नहीं कर रहे। हम फोटो खिंचा रहे तो नाम हमारा हो रहा है, चर्चा हमारी हो रही है। हम मीटिंग करें तो चर्चा हमारा हो रहा है, बड़े बड़े नेता से परिचय हमारा हो रहा है। बट लोगों का फायदा उस वक्त है जबकि हम 5 लोगों का कोई काम कर पाए। बिल्कुल सही बात है। तो 5 लोगों के लिए अगर हम 5 काम कर दें, जिस प्रकार के अस्पताल में सहयोग, जिस प्रकार से थाना में सहयोग, जिस प्रकार से नगर पालिका में सहयोग, ब्लॉक में सहयोग और ब्लड फाउंडेशन या फिर किसी प्रकार का योजना हो जो उस तक हम पहुँचाएँ, उनको जानकारी दें, उनको उनका लाभ दें, तब लोग आपसे जुड़ता है। वरना आप कितना भी मीटिंग करते रह जाओगे, आप खुद के लिए कर रहे हो। जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करोगे, आप धरातल पे काम नहीं करोगे, तो आप कभी भी कोई नेता नहीं बना। अब मैं खुद को नेता समझता भी नहीं, मैं बस समाज के लिए, समाज का एक अंग बनना चाहता हूँ, समाज के लिए कार्य करना चाहता हूँ, और इससे अधिक कोई प्रलोभन, कोई लालच भी नहीं है हमारा। बस समाज के प्रति जो हमारा योगदान हो सके मैं करने का प्रयास करूँ। इंसान का जीवन का अर्थ ही यही होता है। अच्छा, आपसे एक सवाल और चाहते हैं, जैसे आपको हर कोई का एक रोल मॉडल होता है, हर कोई का एक सोच होता है। जैसे आप एजुकेशन से रिलेटेड हो, जैसे आपने बीटेक किया, कंप्लीट किया, बीटेक होने के बाद आपने राजनीति में, तो आपका कोई रोल मॉडल है इस चीज़ को क्या आप जिक्र कर सकते हैं? जी मैं बता सकता हूँ, हमारा रोल मॉडल भी एक ही है और हमारा लीडर भी एक ही है, राहुल गांधी। कहीं ना कहीं हमको उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिला है। और जिस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा, लोग उनको किस किस नाम से क्या क्या उनको
उपनाम दे दे के बुलाते थे बुलाते थे। और सभी को धराशायी कर गया और वो आज पूरे देश का हीरो बना हुआ है। हीरा बना। तो देश के लिए उस प्रकार से काम भी किया है जो अभी तक का सबसे बड़ा यात्रा भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने करके दिखाया है और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। और आप 2014 के बाद जो नफरत फैली थी और राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कुछ ना कुछ फ़र्क नज़र आया है। और ज़रूर मैं मतलब पॉलिटिकली बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि उस विषय पे चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन बस मैं इतना बता दूँ कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने काम किया वो बहुत ही सराहनीय है और ऐसा कोई गांधी ही कर सकता है। जिस तरह उस दौर के महात्मा गांधी को तो हम नहीं देखे, लेकिन हमारे दौर के जो रोल मॉडल हमारे जो गांधी है वो सिर्फ महज राहुल गांधी। बिल्कुल, सबका अपना अपना रोल मॉडल है। आपका एक जैसे आप बचपन से लेकर के जैसे हर कोई का एक एम होता है, विजन होता है, गोल होता है, तो वो गोल क्या था आपका जो आपका वो पूरा हुआ या जिसमें आप अभी भी टिके हैं, क्या उस चीज़ का? मेरा गोल पढ़ाई को लेकर सदैव था क्योंकि परिवार से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि पढ़ाई करना है और ऐसे मेरा शौक था कि मैं एक गायक बनूँ, एक सिंगर बनूँ, बट परिवार से सहयोग नहीं मतलब इन सब चीज़ों के लिए इतने समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ाई पर ध्यान पढ़ाई पर लग गया। बट शुरू से मेरा शौक था कि एक गायक बनूँ या फिर बॉलीवुड में जाने का जो शौक होता है तो मैंने सिंगिंग भी बहुत साल किया। यहाँ से मैं जब बीटेक करने के लिए गया तो वहाँ पर मैं सिंगिंग करता था, उससे भी मुझे बहुत नाम मिला और बहुत सारे ऐसे इवेंट में मैं स्कोर भी किया हूँ, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भी किया हूँ। यहाँ पे युवा महोत्सव होता था दुमका में और बहुत ऊँचे स्तर पे होता था, उसमें भी जाके परफॉर्म किया, विजेता बन के आया। तो मतलब कहीं ना कहीं संगीत से लगाव है और संगीत से मैं प्रभावित जरूर हूँ। तो आप किस तरह का संगीत में, क्लासिकल या ये जैसे? बिल्कुल, देखिए एक संगीत प्रेमी होता है ना, उसको हर संगीत अच्छा लगता अच्छा लगता है, है और बिल्कुल हमारे सही बात। आइडियल जिस प्रकार से किशोर दा हो गए, मोहम्मद रफ़ी साहब हो गए, इन सभी का क्लासिकल। हमारे पास कोई शब्द नहीं कि इन लोगों के लिए मैं कोई कुछ तारीफ तारीफ कर सकते, बिल्कुल सही बात है, वो महान आदमी हैं। तो और जैसे आप समाज के लिए बहुत कुछ अभी कर रहे हैं, जैसे आप एक तरह से देखा जाए नजरिए में तो समाज का एक आइकॉन हैं और बन रहे हैं। तो आप समाज को और यूथ को, खासकर यूथ और स्टूडेंट्स को किस तरह से आप उसको कुछ मैसेज देना चाहते हैं? जिसके युवाओं के लिए एक काम हम लोग कर रहे हैं, जबकि पूरे झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा उपहार समझिए जो झारखंड युवा झारखंड यूथ असेंबली या यूथ पार्लियामेंट जो कि बहुत बार चल चुकी है, ये 3.0 कम्प्लीट हो गया, 4.0 की तैयारी है जिसको हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत एक अच्छा संदेश है कि जो सिर्फ पढ़ाई ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा युवा सदन जो है ना, युवाओं को राजनीति के प्रति प्रेरित करती है, राजनीति के प्रति मोटिवेट करती है और राजनीति के गुण सिखाते हैं राजनीति के गुण से। कि राजनीति होती क्या है, विधानसभा कैसे चलती है, संसद कैसे चलता है, उनके बारे में जानकारी देती है, विधायिका के बारे में जानकारी देती है। और बहुत जो युवा सदन से जुड़े हैं, जिन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया है, आज वो एक अच्छे वक्ता, अच्छे प्रवक्ता के रूप में दिखे जाते हैं। एक अच्छा अपने एरिया का जो बोल नहीं पाता था वो आज एक अच्छा स्पीकर है। युवा सदन ने युवाओं को वो मंच दिया। उसके बाद हम लोग पहला काम हम लोग युवा सदन में ये किया है कि मतलब पहले युवाओं को निकाल के उसको एक प्लेटफॉर्म में लाना, उसको राजनीति के बारे में बताना। क्योंकि देखिए देश भर में हमको लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लोगों को लगता है राजनीति और युवा उससे जुड़ना चाहते हैं। तो जो पढ़े लिखे युवा है, अगर पढ़े लिखे युवा अगर आएंगे या राजनीति में आगे बढ़ेंगे तो देश का कल्याण, बिल्कुल कल्याण, देश बिल्कुल तरक्की करेंगे। इसलिए हम लोगों ने हर एक विधानसभा से एक एक विधायक के रूप में लोगों को चुना और हम लोगों ने जिस तरह विधानसभा चलती है, जिस तरह पार्लियामेंट चलता है, उस तरह हम लोगों ने पार्लियामेंट सजाया था और लगभग 81 जिस तरह विधानसभा झारखंड में 81 होता है, 81 विधायक हम लोगों ने रखा था और विधानसभा में कैसे सवाल पूछा जाता है, कैसा बहस होता है, कैसा प्रस्ताव पारित होता है, एक एक चीज़ के बारे में, संविधान के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है। और बहुत बड़े बड़े वहाँ के जूरी मेंबर होते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो उन सब चीज़ों को जज करता है और प्रोत्साहन के लिए जो उसमें विजय होता है उनके लिए प्रोत्साहन राशि भी हम लोग रखे थे। इस प्रकार से पहले हम लोगों ने युवाओं के लिए काम किया और 3 बार हम लोगों ने युवा सदन 0.1, 0.2, 0.3 किया। अभी लगभग युवा सदन में
लगभग तो युवा सदन के माध्यम से काफ़ी मतलब हज़ारों युवा जुड़ चुके हैं पूरे राज्य भर से। तो क्या उसमें जैसे मान लीजिए जो फर्स्ट बार आपका रहा जयपुर में, तो उसमें क्या वही आदमी को रिपीट कर रहे हैं? नहीं, हर बार नए लोगों को, नए युवाओं को जोड़ना है। एक बार जो जुड़ गया वो हमारे मेंबर बन के हमारे साथ दूसरे कामों में सहयोग करते हैं। देखिए, हमारा युवा सदन के माध्यम से हमारा मतलब मोटिव बस 3 ही चीज़ था। पहला कि युवाओं को आगे बढ़ाना, युवाओं को बढ़ाना। दूसरा, हम लोग लीगल एड, सारे एडवोकेट वकीलों के साथ मिलकर बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, जो जिसका मतलब 10 साल से लोग लड़ रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं है। बहुत सारे गरीब लोग जो परेशान हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, उन लोगों को सहयोग करने के लिए चलाए हैं। और अभी लीगल एड हम लोग बुकिंग में एक बार तो कर चुके, दोबारा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग ये तीसरा चीज़ कर रहे हैं, ये क्या बोलते हैं, CSR पर, क्योंकि CSR कॉन्क्लेव बंद हो चुका है। इसमें कि जितने भी कॉरपोरेट कंपनी, सारी कॉरपोरेट कंपनी और जितने भी NGOs हैं, सबको हम लोगों ने बुलाया था, दोनों को मिला के बैठा के समाज में कैसे काम किया जाए। जिस तरह की एक कानून बना था CSR का 2013 में, कि समाज के लिए जो बड़े बड़े कारखाने, कॉरपोरेट कंपनियां हैं जो दुर्गंध फैलाती हैं, उन लोगों का एक योगदान समाज के लिए होना चाहिए कि अपनी वो कमाई का 2% समाज में डोनेट करेंगे। तो किसके माध्यम से डोनेट करेंगे, कैसे करेंगे, तो उसी प्रकार से हम लोगों ने CSR सेल का गठन किया और CSR के माध्यम से हम लोगों ने सारी कॉरपोरेट कंपनी और NGOs को जोड़ा, ताकि NGO और कॉरपोरेट कंपनी मिलकर समाज के लिए बढ़िया कार्य कर सके। तो आप मैसेज यूथ को क्या देना चाहते हैं, ये चीज़? बस मैं युवाओं को सबसे पहले बस एक ही प्रेरणा देना चाहूँगा कि सबसे पहले बाबा साहब ने कहा था, संगठित बनने को कहा था, संगठित बनने को। और मैं इन बातों से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा, सबसे पहले चीज़ पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में। आपके अंदर एजुकेशन रहेगी, नॉलेज रहेगा, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो एजुकेशन की जरूरत है, आपको टीचर बनना है तो एजुकेशन की जरूरत है, आपको इंस्पेक्टर बनना है तो एजुकेशन की जरूरत है, आपको कुछ भी बनना है, किसी भी क्षेत्र में आगे जाना है, उसके लिए ज्ञान का जरूरत होता है। हमारे कुरान में भी एजुकेशन को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। हमारे कुरान की आयत इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इकरा जो आयत है वो सिर्फ एजुकेशन के लिए, इकरा मीन्स पढ़ो। तो मैं युवाओं को प्रेरित करना चाहूँगा कि बिल्कुल आप पढ़ाई के लिए, और मैं खुद अभी भी चाहता हूँ कि मैं आगे अपनी पढ़ाई करूँ। बिल्कुल सही। क्योंकि मतलब इल्म, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि इल्म से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, और वो खाकी अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नूरी। पढ़ाई से बढ़ के कुछ नहीं है। और हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि पढ़ो, माँ की गोद से लेकर कब्र की मंजिल तक, पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता। मैं सभी युवाओं से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई के प्रति खुद को, जो नहीं पढ़ पाए अपने परिवार के बच्चों को, उनको प्रेरित करें, उनको पढ़ाएं। अगर आपके परिवार में एक लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आपके पूरे परिवार को संतुलित कर पाएंगे, परिवार को चला पाएंगे। बस मैं युवाओं को यही शुक्रिया आपको हमारे YouTube चैनल में आने के लिए, और आपने अपनी ज़िंदगी की संघर्ष, अपनी ज़िंदगी की सोच, यानी जो आपने समाज के लिए कर रहे हैं, उसके लिए आपने काफ़ी हमारे साथ बात की, उसके लिए धन्यवाद। आज हमारे साथ श्री नसीम हुसैन साहब हैं, जो हमारे समाज को की कठिनाइयों को देख के इन्होंने प्रेरित होके इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किए, और समाज में बहुत सारी चीज़ें, जिस चीज़ को देख के उसे सब युवाओं को प्रेरित होके, इनसे प्रेरित होके उस चीज़ पे आगे बढ़ना चाहिए, वो चीज़ के बारे में भी इन्होंने बताया। और इन्होंने सबसे अच्छा यूथ को मैसेज ये दिए, जो पढ़ाई के आगे कुछ नहीं है, पहले पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उस फील्ड में किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, उसका सक्षम बन सकते हैं। तो आपको हमारे YouTube में धन्यवाद, और आप सब व्यूअर्स को हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।